नमस्कार। जैसा कि इस समय बात हम लोगों की चल रही है हड़प्पन सिविलाइजेशन में, और हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो हमारी 7th आर्टिकल है वो है सील, स्क्रिप्ट एंड वेट के बारे में। यानी कि आज हम लिपि, बाट और मुद्रा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, जो हमारी बात चल रही है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम पिछले वीडियो में इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, इस पर हमारी बात चल रही है। इकोनॉमिक एक्टिविटी की अगर हम बात करते हैं तो दो टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इनकी होती है। एक तो ये एग्रीकल्चर होती है और दूसरी जो होती है नॉन एग्रीकल्चर, जिसमें कि आप दे वे प्रोड्यूसिंग डिफरेंट टाइप ऑफ क्राफ्ट्स। और सपोज के लिए जैसे बीड्स है और सील है, बीड्स है, ऑर्नामेंट्स हैं, ज्वेलरीज हैं और डिफरेंट टाइप के आप पोट्री हैं। ये सारे जो ये गुड्स वो लोग प्रोड्यूस कर रहे थे, इसके लिए उनकी चीज़ें दो डिमांड थी, उनकी दो ज़रूरतें थी, दे हैड टू नीड्स। उनके पास दो ज़रूरतें थी। पहली ज़रूरत तो ये थी कि इन चीज़ों को प्रोड्यूस करने के लिए दे नीडेड रॉ मटेरियल्स, और एक बार जब चीज़ें प्रोड्यूस हो जाती थी तो उनको क्या करना था, अपनी चीज़ों को वह उनको दूसरों को देना भी था। क्योंकि आपके जितनी भी प्रोडक्शन करते हैं आप अपने लिए तो रखते नहीं, आप उसको दूसरों को देते हैं, यानी कि बेचते हैं। सच कहें तो एक्सचेंज करते थे। जैसे किसी चीज़ के बदले, उस समय किसी चीज़ के बदले आप कोई चीज़ लेते थे। तो यानी कि दो चीज़ें, एक तो रॉ मटेरियल आपको चाहिए होता था और दूसरे जो आपने क्राफ्ट प्रोड्यूस किए आप उनको बेचना होता था। तो आप क्या करेंगे, इसके लिए आपको सिविलाइजेशन के जो दूसरे प्लेसेस थे उनसे भी, और सिविलाइजेशन के बाहर डिस्टेंट प्लेसेस जो थे, जैसे कि मेसोपोटामिया, जब आप मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की बात करते हैं तो उसमें आता है आपका जो है उसमें इराक आता है, तुर्की भी आता है, सीरिया भी आता है, और इसके बाद ओमान है। और इंडियन कॉन्टिनेंट में बात करें तो आपका साउथ इंडिया से है, राजस्थान से है। ये डिफरेंट टाइप के जो प्लेसेस हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग यहाँ पर अपना सामान भेजते भी थे और उनसे उनके सामान को मनाते थे। अब आप कहेंगे कि भैया ये हमको कैसे पता है कि हमारा इन लोगों से रिलेशन थे? तो श्योर है, हमारा मेसोपोटामिया में भी, साउथ इंडिया में भी ऐसे उस समय के हमको आर्टिफैक्ट्स मिले हैं जिनका संबंध हड़प्पन सिविलाइजेशन से था। यानी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन हैड रिलेशन विद दीज प्लेसेस। अब हम आते हैं कि करते क्या थे वो लोग हमारा, इसके जैसे कि पहला हमने लिया है सील एंड सीलिंग। जैसे कि मान लीजिए कि आपको कोई सामान बेचना है, आपको मेसोपोटामिया भेजना है या साउथ इंडिया से कोई सामान मंगाना है, तो आप क्या करेंगे, जिस सामान को भेजना होता था आप उसे किसी थैले में लेते थे। सील्स एंड सीलिंग्स वेर यूज्ड टू फैसिलिटेट लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। लंबी दूरी की चीज़ों को भेजने के लिए वो किस चीज़ का यूज करते थे? सील का, यानी कि ठप्पा मारते थे, ठप्पा को मारते थे, उस पर सील और सीलिंग का यूज करते थे। क्या करते थे, जैसे कि आपने सामान को बनाया, जिसमें भेजना है उसमें रखा, इसके बाद उसका जो बाहर उसका मुंह है उसको आपने किसी नाट से कस दिया, एक गट्ठी मार दिया। इसके बाद उस पर स्टोन का या क्ले का कोई भी गीली चीज उस पर रखा, और उस पर जो है एक जो उनके पास सील थी, जैसा हमने पढ़ा को लोग सील बनाते थे, सील से हमने अपना वहां पर मुहर मार दिया। अब अगर आप सील को मार दिए और सील सूख गई, तो चूंकि आप कल्पना करिए कि आप मेसोपोटामिया यहाँ से हजारों किलोमीटर के दूर जो है आप सामान भेज रहे हैं, तो उस पर आप लिख देते थे कि किसने भेजा है, क्या भेजा है, और शायद ये भी लिख देते होंगे कि कितना भेजा है। अब ये चीज़ जब वहाँ पहुँच जाएगी, अब जो चीज़ सीलिंग पे लिखा है अगर वही चीज़ उसमें मिल गई तो इसका मतलब कि उनकी चीज़ जो है सुरक्षित आ गई। अब मान लीजिए सीलिंग टूट गई तो इसका मतलब कि चीज़ पूरी नहीं आई, क्योंकि चीज़ के बारे में तो जानकारी होती नहीं थी कि कितनी चीज़ आई, क्योंकि आज की तरह फ़ोन तो था नहीं। पहले बस यही मुहर का काम था। लोग जो भेजते थे और जो मंगाते थे
वो मोहर को देखते थे। यानी कि उस पीरियड में एट द टाइम ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन या सुमेरियन सिविलाइजेशन, जितनी भी सिविलाइजेशन थी उनमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज होती थी, हमने सील मारना सीख लिया था। और जब हम सील मारते थे तो डिस्टेंट प्लेस वाला समझ जाता था कि इसमें क्या है, क्योंकि वो उस पर जो लिखा होता था वो उसको देख करके समझ जाता था। तो इफ द बैग रीच्ड विथ इट्स सीलिंग इंटैक्ट, अगर सीलिंग नहीं टूटी है, मीन दैट इट हैड नॉट बीन टेम्पर्ड विथ, इसका मतलब इसको टेम्पर्ड नहीं किया गया। द सीलिंग आल्सो कन्वेड द आइडेंटिटी ऑफ द सेंडर, जैसा कि मैंने दूसरी बात कहा कि उस पर सेंडर की आइडेंटिटी लिखी होती थी। तो हमारा पहला चीज खत्म हुआ कि सील और सीलिंग का हड़प्पन सिविलाइजेशन में क्या इंपॉर्टेंट था, और हमारे यहाँ की सील और सील को दूसरे क्षेत्रों में कैसे देखा गया, कैसे पाया गया। यानी कि अब ये क्लियर हो गया कि जब कोई सामान भेजते थे तो सील और सीलिंग मारते थे। अब ये आता है कि सील और सीलिंग पे लिखते क्या थे, वो लिखते थे क्या लिखते थे। तो हम जो भी उस पर लिखते थे उसको हम स्क्रिप्ट कहते हैं, क्योंकि हम किसी भी चीज को जो भी बोलते हैं, जो हम लिखते हैं उसको लिपि या स्क्रिप्ट कहते हैं। तो क्या हम ये मान लें कि जो सीलों पर कुछ लिखा गया है, क्या वास्तव में वह कोई स्क्रिप्ट है, क्या वास्तव में वो कुछ लिखा गया है। हड़प्पन सील्स यूजुअली हैव ए लाइन ऑफ राइटिंग, हर सील पर एक लाइन में कुछ लिखा होता है। कंटेनिंग द, शायद उस पर क्या लिखा होगा, कंटेनिंग द नेम एंड टाइटल ऑफ ओनर, अनुमान लगाया जाता है कि उस पर जो वस्तु भेजते होंगे उनका, जिसके यहाँ भेजते होंगे उसका पता लिखा होता होगा, या जो लोग भेजते हैं उनका नाम लिखा होता है और वस्तु का नाम लिखा होता होगा। स्कॉलर्स, और उस पर क्या होता, कोई चित्र भी बना होता था। देखिए, लिखा भी रहता था, चित्र भी बना रहता था। यानी ये बात भी थी कि अगर जो उसको पढ़ सके तो ठीक है, नहीं तो चित्र भी बना होता था कि अगर आप उसको पढ़ नहीं सकते तो कन्वेड ए मीनिंग ऑफ दोज हु कुड नॉट रीड, यानी कि अगर आप चित्र नहीं पढ़ सकते तो, जैसे कि यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर इस सीलिंग में चित्र भी बना हुआ है। तो पहले तो ये लिखा हुआ है 1 2 3 4, यहाँ पर 4 सिंबल लिखे हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये शायद जो है टाइटल वगैरह कुछ लिखा गया होगा कि क्या सामान है, किसको भेजा या कौन भेज रहा है। इसके बाद यह है एक एनिमल्स का मोटिव भी है, इसका मतलब कि जो व्यक्ति भेजता होगा उसका कोई सिंबल रहता होगा, अब उसको देख करके समझ जाता होगा कि ये फलाने ने इसको भेजा है। अब आती है कि हम इसको पढ़ें कैसे। देखिए, किसी भी स्क्रिप्ट को पढ़ने के लिए जो सबसे आसान तरीका है या जिसका अभी तक यूज किया है वह है बाइलिंगुअल मेथड। बाइलिंगुअल मेथड क्या होता है? बाइलिंगुअल मेथड ये होता है, जैसे आप यहाँ पर सीलिंग लिखा हुआ है या यहाँ पर सीलिंग लिखा है, यानी कि सी ली अंग लिखा हुआ है। अब नीचे हिंदी में लिखा होगा सीलिंग, तो ये समझ जाएगा कि अंग्रेजी के ई से हिंदी का स लिख करके उस पर एक ऐसे लिखा जाता है। इन दोनों कंपैरिजन के बाद हम हिंदी के अक्षरों को तैयार कर सकते हैं। यानी कि अब हम हिंदी के जो भी लिखा रहता है या हिंदी से अंग्रेजी को, उसको हम पढ़ सकते हैं। यू कैन डिसाइफर, कोई भी लैंग्वेज, कोई भी स्क्रिप्ट होती है, हम बाइलैंग्वेज मेथड से बहुत आसानी से, बाइलैंग्वेज, ट्राइलैंग्वेज, यानी कि एक ही चीज को 2 लैंग्वेज या 3 लैंग्वेज में हम देखते हैं, तो बाय द वे ऑफ कंपैरिजन हम उसको पता कर लेते हैं कि इस स्क्रिप्ट में क्या लिखा हुआ है। लेकिन हमारा ये बाय अनफॉर्चुनेट जो हड़प्पन सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट है, यह सिंगल में लिखा हुआ है, इसके साथ कोई दूसरी लैंग्वेज नहीं लिखी गई है, इसलिए इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिसाइफर हड़प्पन स्क्रिप्ट। अब आते हैं हड़प्पन स्क्रिप्ट में हमने अनुमान अभी तक क्या किया है। मोस्ट इंस्क्रिप्शंस आर शॉर्ट, द लॉन्गेस्ट कंटेनिंग अबाउट 26 साइन, यानी कि जैसे ऐसे लिखा हुआ है, इसमें जो सबसे ज्यादा लिखा हुआ है, जहां हम सबसे ज्यादा लेखन पाए हैं, उसमें कितने साइन हैं? 26 साइन हैं। ऑल दो स्क्रिप्ट रिमेन्स अनडिसाइफर्ड टू डेट, अभी तक ये पढ़ा नहीं जा सका है, लेकिन यह कन्फर्म माना जा चुका है कि एट लीस्ट दिस स्क्रिप्ट वाज नॉट अल्फाबेटिकल, यानी कि जैसे आज है क ख ग ABCD है, इसमें से कुछ वॉवेल होते हैं, कुछ कंसोनेंट होते हैं, यानी कि हर ध्वनि का एक साइन होता है जिसको वॉवेल या कंसोनेंट कहते हैं।
और वह निश्चित होता है। लेकिन जो हड़प्पन है आप कम से कम यह अल्फाबेटिकल नहीं थी वाई, क्योंकि इसमें ढेर सारे, ये पिक्टोरियल थी, इसमें ढेर सारे चित्रों का मोटिफ बने हुए हैं। लगातार कम से कम 450 अभी तक हम वो साइन पा चुके हैं, जो किसी न किसी, कभी फिश का है, कभी एनिमल्स का है, तमाम साइन बने हुए हैं। यानी कि इन साइन के माध्यम से किसी बात को लिखने का तरीका रहा होगा, जिसे हम हड़प्पन स्क्रिप्ट कहते हैं। अगर रहा होगा तो, क्योंकि अभी ये भी क्लियर नहीं कि क्या वास्तव में ये कोई स्क्रिप्ट थी, लेकिन अगर स्क्रिप्ट मानते हैं तो ये अनडिसाइफर्ड वन चीज, नॉट अल्फाबेटिकल दूसरी चीज, एंड पिक्टोरियल ये हम तीसरी बात इसको कहते हैं। ठीक है। एंड चौथी बात जो सबसे मेन है इसमें, जब भी हम आप हड़प्पन स्क्रिप्ट की बात करते हैं तो मानते हैं कि इसे राइट टू लेफ्ट लिखा जाता था। जैसे कि अभी हम जानते हैं कि उर्दू, जैसे हमारी जो लिपि है, चाहे वो ये इंग्लिश की हो चाहे ये हिंदी की हो, जिनमें लिखा जाता है इसको हम लेफ्ट से राइट लिखते हैं। लेकिन जो अरबिक होता है उसको हम राइट से लेफ्ट लिखते हैं। अब ये कहेंगे कि आपको ये कैसे पता कि जो हड़प्पन लिपि है वो दाएं से बाएं लिखते थे, यानी कि राइट टू लेफ्ट लिखते थे। क्योंकि देखिए, जैसे जो भी लिखा हुआ मिला है हमको, जब हम दाएं से शुरू करते हैं, जैसे हमने यहाँ से लिखना शुरू किया और यहाँ तक आते आते मान लीजिए हमें कुछ ज़्यादा लिखना है लेकिन ये जगह कम पड़ने लगी, तो अक्सर करके इधर से जो लिखे गए हैं उनके उस पर जो साउंड है या जो स्क्रिप्ट के जो अक्षर हैं उनके बीच में गैप ज़्यादा है, अल्फ़ाबेट के बीच में गैप ज़्यादा है। और जैसे जैसे हम इधर आते जाते हैं, लेफ्ट की तरह आते जाते हैं, वो उनके बीच में स्पेस जो है वो क्रैम्प करते हैं। जैसे जैसे लेफ्ट आते हैं उसको सकरे होते जाते हैं, यानी कि अक्षर छोटे होते जाएंगे, उनके बीच में जगह कम होती जाएगी। ये नेचुरल सी बात है। आज भी हम, अगर आप दाएं से बाएं लिखते हैं तो आपका बाएं से दाएं लिखते हैं तो बाएं तरफ जो है हम बड़ा बड़ा लिखते हैं, और जैसे जैसे हम लास्ट में पहुंचते जाते हैं, अगर बात ज़्यादा लिखना हुआ तो छोटा छोटा लिखने लगते हैं। उसी प्रकार से हम उस समय भी देखते हैं कि वो बाएं से दाएं लिखते होंगे, क्योंकि वो जब उधर पहुंचते थे तो लेफ्ट साइड पहुंचते पहुंचते अक्षर जो है छोटा हो जाता था। तो हम मान सकते हैं कि जो भी अगर वो स्क्रिप्ट रही होगी तो उसको हम राइट से लेफ्ट लिखते रहे होंगे। कंसीडर द वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन विच राइटिंग हैड बीन फाउंड। देखिए, कोई बात हो चाहे न हो, लेकिन एक बात बहुत क्लियर थी कि लिखा हुआ बहुत जगहों पर मिलता है, चाहे वो सील हो, चाहे वो कापर के बने हुए टूल हो, चाहे जार हो, चाहे टेराकोटा हो, ज्वेलरी हो, बोन राड हो, हर जगह कुछ न कुछ हमने लिखा हुआ पाया है। इसका मतलब, और यहाँ तक कि एंशिएंट साइन बोर्ड भी हमको मिला हुआ है जिस पर कुछ लिखा हुआ है। इसका ये मतलब रहा है कि कम से कम उस समय अगर लिखा जाता होगा, स्क्रिप्ट थी, तो वह बहुत ही व्यापक थी, यानी कि बहुत सारे लोग स्क्रिप्ट को जानते थे और दे कैन राइट दैट स्क्रिप्ट। उस स्क्रिप्ट को लिखने वाले पर्याप्त मात्रा में उस समय लोग रहे होंगे, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर ऐसा लिखा हुआ मिलता है। हड़प्पन सिविलाइजेशन की लाइफ की जो तीसरी प्रॉब्लम थी वो थी किसी चीज़ को मेजर करना। जैसे कि जो उनका मेजरमेंट सिस्टम था, एक उसमें वेट करने का, किसी चीज़ को तौलने का था। क्योंकि जो चीज़ें उस समय एक्सचेंज, जैसे आप कोई चीज़ एक्सचेंज कर रहे हैं कि आपने इतना आपने वीट लिया, इसकी जगह पर उतना आपको उनको कोई दूसरा चीज़ देना होगा, तो आप वेट करेंगे, तभी आप चीज़ें, इकोनॉमिक एक्टिविटी तभी आगे चल पाएगी। एक्सचेंज वेयर रेगुलेटेड बाई ए प्रिसाइज सिस्टम ऑफ वेट। और आश्चर्य की बात है, उस समय भी नाप का मामला बहुत ही प्रिसाइजली वो लोग करते थे, बहुत ही छोटी छोटी तौल को वो तौलते थे। ऐसा नहीं था कि वो किसी चीज़ को, क्योंकि गोल्ड का यूज भी होता था, और गोल्ड को हम देखे हैं कि वो काफ़ी छिपा करके रखते थे, काफ़ी एक जगह रखते थे, यानी कि गोल्ड बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ था। अब ऐसी चीज़ों को भी वेट करने का उनके समय में रिवाज था, वो लोग वेट करते थे। Usually made of a stone called chert and generally cubical. There is no marking. सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि देखिए, आज की तरह उस पर ये कोई ऐसा कोई बड़ा पॉपुलर सिस्टम नहीं था कि ये चीज इतने ग्राम का है या किलोग्राम का है, इस टाइप कोई सिस्टम नहीं था। लेकिन इसके बावजूद
वो उनके पास वेट थे, और वेट जो पत्थर के बने होते थे, जैसे कोई चर्ट स्टोन था उसका बना होता था, और हर वेट क्यूबिक, जैसे कि एक जो सबसे छोटा उनका जो वेट का था वो था 0.8 ग्राम का। इसके बाद जो दूसरा उससे बड़ा आता था उस पर लिखा नहीं रहता था 0.8 ग्राम, उसका दुगुना होता था। इसके बाद जो तीसरा वेट था उनके पास, वो उसका जो है 4 गुना था, यानी कि 1, 2, 4, 8। ये आपका इनका जो छोटे वेट जो बाइनरी सिस्टम में था, लोअर डिनोमिनेशन ऑफ वेट्स वेयर बाइनरी, यानी कि जो छोटे वेट थे, यानी कि 0.8 ग्राम का उनका सबसे छोटा क्यूब था, क्यूब होता था, पत्थर का होता था, उस पर कुछ लिखा नहीं होता था, आकार में क्यूबिकल था, और वो आज का अगर हम उसका वेट करते हैं तो 0.8 ग्राम का था। इसके बाद ठीक पॉइंट उसका दुगुना था, यानी कि 0.16 ग्राम का। इसके बाद उसका 4 गुना, इसके बाद उसी का 8 गुना, 16 गुना, इस तरीके से क्यूब जो है उनके छोटी छोटी जो उनके वेट थे वो इस प्रकार के छोटे छोटे क्यूब द्वारा वेट करते थे। और जहां तक बड़े क्यूब थे, वाइल द हायर डिनोमिनेशन फॉलोड द डेसिमल सिस्टम, जैसे उसमें आपका एक 10-10 का एक 10-10 गुना करके, अगर जो बड़ा जो छोटा था वो तो 1, 2, 4, 6, 8, और जो बड़े वेट थे वो 10 के बाद उसके बाद अगला उसका फिर 10 गुना, इस टाइप को डेसिमल सिस्टम में था। द स्मॉलर वेट्स वेयर प्रोबेबली यूज फॉर वेटिंग ज्वेलरी एंड बीड्स, मेटल स्केल पेन्स हैव आल्सो बीन फाउंड। यानी कि आपको जो छोटी छोटी, मैंने पहले बताया कि सोना वगैरह का यूज करते थे, वो जो इनके पास छोटे छोटे वेट थे बाइनरी सिस्टम में बने हुए, यानी कि 2 गुना, 4 गुना, 8 गुना, 16 गुना, उससे वो नाप करते थे। और निश्चित थे अगर वेट था तो उनके पास तराजू ही रहा होगा। मेटल स्केल पेन्स हैव आल्सो बीन फाउंड, उनको तराजू भी थे। यानी कि कुल कहने का मतलब कि वो लोग अपना व्यापार जो है बड़े ही प्रिसाइजली तरीके से नाप जोख करके करते थे, और अपने सामान को बहुत ही आराम से उसको पैक करते थे, पैक करके उसको सील करते थे, सील पे उस पर लिखते थे, और लिख करके जहां पर भेजना होता था उसको भेजते थे। इसके एग्जाम्पल मिले हैं, जैसे मेसोपोटामिया में हमको यहाँ की चीज़ें मिली हुई है। अब वहाँ तक उतनी दूर पर चीज़ जाती थी, वो लोग फिर वहाँ देखते थे कि हाँ जो चीज़ इसमें भेजा गया है क्या हमारे पास वही चीज़ आया है, और चूंकि वेट सिस्टम भी था तो उस पर वेट भी लिखा होता था, वहाँ पर वो तौल लेते थे। अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे एंशियंट अथॉरिटी, यानी कि जो सत्ता का सिस्टम था, जो पावर था, यानी कि कोई भी सिस्टम होता है तो वहाँ पर कोई न कोई पावर होती है जो सिस्टम को बनाती है। हम उस पर बात करेंगे, और हम प्रयास करेंगे कि इसी के साथ साथ जो मेडुअल के कुछ पोर्शन छूटे हुए हैं उस पर भी हम अपना वीडियो बनाएं। नमस्कार, धन्यवाद।